नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज मैं कई दिन बाद आया हूं, तो उम्मीद करता हूं आप मुझे माफ़ कर देंगे। और काफ़ी एक तो स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, कई सारी दिक्कतें साथ चल रही हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे। अब ये जैसा कि SIR के लिए जो तूफान खड़ा हुआ है मोदी जी के लिए, और इलेक्शन कमीशन के जी का जंजाल बन चुका है ये। राहुल गांधी जी ने, ऐसा लगता है कि जो पिछले 11 साल से उनके हाथ से जो डोर, कांग्रेस के हाथ से जो डोर छूटी हुई थी सत्ता की, वो उसको पाने की शायद कोई चाबी उनके हाथ लग गई है, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि मैं इसलिए इस आधार पर बोल रहा हूँ क्योंकि जब से ये जो वोट चोरी वाला जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो PPT उन्होंने दी थी, और उसके बाद से ये बीजेपी इस चीज़ का जितना वो आगे बढ़कर उसकी काट ढूंढ रही है, कभी इलेक्शन कमीशन को आगे करके, कभी उनके अनुराग ठाकुर को आगे करके, वो सब कुछ उनके मुंह पर वापस पड़ रहा है। उनको रास्ता नहीं मिल रहा है इससे, इसकी काट क्या हो और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इसी विषय में हम आज इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ से हमारी छुट्टी थी वहीं से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है बिहार, बीजेपी का प्रभारी है बिहार में बीकू बाई का वोट जो है वो बिहार में बना हुआ है और गुजरात में भी। और उनका, बीकू बाई का कहना है कि मैं 3 साल से क्योंकि बिहार में रह रहा हूँ इसलिए मैंने अपना वोट यहाँ बनवा लिया। जबकि तेजस्वी यादव का कहना ये है कि वो 2024 में MP के इलेक्शन में, लोकसभा वाले इलेक्शन में गुजरात में अपना वोट डाल कर आए हैं। तो ये बात कहाँ जा कर के ठहरेगी, क्योंकि ये कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब वोट चोरी के। एक लोकसभा में वो गुजरात में डाल के आए हैं अपना वोट, और वहाँ का समाप्त हुआ तो अब वो बिहार में आ गए हैं। अब बिहार का समाप्त होगा तो अब वो नेक्स्ट कहीं की तैयारी करेंगे। तो ये हो सकता है। अभी तो एक प्रभारी, बीजेपी का प्रभारी इस चीज़ में पकड़ में आया है, इसके अलावा भी हो सकते हैं और बहुत सारे वोटर भी हो सकते हैं, उनके कार्यकर्ता हो सकते हैं, इस तरह वो भी करते हों, क्योंकि ये तो एक पैटर्न उन्होंने बहुत गजब वाला पकड़ा है तेजस्वी ने। और ऐसे ही वहाँ उन्होंने बताया कि जो इनके उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, विजय सिन्हा जी, उनका वोट भी 2 जगह से बना हुआ है, पटना और लखीसराय से। लेकिन इसमें एक विशेष बात ये हो गई कि उनको इलेक्शन कमीशन ने विजय सिन्हा जी को नोटिस इशू कर दिया है कि आपका 2 जगह से है, तो लेकिन नोटिस उनका 1 जगह से हुआ है। अब वो 1 जगह से कौन सी से हुआ है ये उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन उनका वोट अगर 2 जगह से बना हुआ तो दोनों जगह से उनका कहना था शायद तेजस्वी यादव का कि 2 जगह से अगर उनका वोट बना हुआ तो 2 जगह से उनको दो नोटिस अलग अलग होने चाहिए थे, शायद वो ये कहना चाह रहे थे। तो इसमें कई सारे उन्होंने नाम लिखवाए। निर्मला देवी के हैं, विजय कुमार सिन्हा का तो मैंने बता ही दिया, एक दिनेश सिंह हैं जनता दल के और जनता दल यूनाइटेड के, और उनके भी 2 वोटर ID हैं। और इसके आगे उन्होंने बताया मुजफ्फरनगर की ये चीज़ें, उन्होंने कई सारे और नाम बताए हैं, और ये सारे नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ पे लिखना भूल गया। फिर भी उन्होंने कई सारे नाम बताए। इसमें एक बात तो तय है कि उन्होंने अब इस तरह की चोरी जो है ना सिर्फ तेजस्वी यादव इस बात के पीछे पड़े हुए हैं, इधर से UP से अखिलेश यादव इस बात के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और वो, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कई चीज़ें इसमें पकड़ी हैं। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था, एफिडेविट दें 7 दिन के अंदर, इनका राहुल गांधी से मांगा था। तो
इस काम के लिए अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने वो सारे एफिडेविट सामने लाकर रख दिए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वहाँ के चुनाव समाप्त होते ही लगाए हुए थे, दिए हुए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आज तक उनके पास कोई भी आंसर नहीं हुआ है, कोई भी। अब ये इसमें क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों तरह का है मीडिया, गोदी मीडिया और नक्सली मीडिया, लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण बात देखेंगे आप साथियों, 2014 से और अभी तक जो नक्सली मीडिया पूरा बैकफुट पर थी और मोदी जी की ये जो सीज फायर पे जो ट्रंप ने जो सीज फायर कराया है उसके कारण जो चुप्पी उन्होंने साधी है, उसके कारण कल का नक्सली मीडिया आज लोकतंत्र का प्रहरी बनकर खड़ा हुआ है। ये मिला है साथियों बीजेपी के कारण। ये सब संभव हो रहा है बीजेपी के कारण। ये सब संभव हो रहा है बीजेपी के अंधभक्तों के कारण, क्योंकि वो ये इस बात को समझ के राजी नहीं है कि आपने जिस आदमी को हिंदू हितैषी समझ करके चुना और उसको 282 और 303 सीट 2 बार उनको पूर्ण बहुमत के साथ उसको अंदर भेजा और वो उसी तुष्टिकरण में लग गया जिसमें कांग्रेस रहती थी, और बीजेपी जिस तुष्टिकरण का नाम ले करके वो हिंदुओं को समझाने में कामयाब हुई। लेकिन अब इनको ये लगता है कि अब मोदी जी आ गए हैं तो सब कुछ मोदी जी करेंगे। अरे मोदी जी जो कर रहे हैं उसको टोकेगा रोकेगा कौन? वो अगर कहीं गलती करते चले जा रहे हैं तो आप लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं क्या? उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते? जो आप जितनी ऊर्जा आप राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए दिन रात लगाते रहते हैं, पप्पू कह करके और न जाने क्या क्या उनके बारे में बोल करके, उसने तो अभी तक कोई मंत्री पद का कोई स्वाद भी नहीं चखा है अभी तक। उसके पूर्वज जो भी रहे हो, जो भी करके गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें आपने जिसको चुना है, जिसको गद्दी पर बैठाया, जिसको सत्ता सौंपी, उससे हिंदू समाज ने क्या क्या उम्मीद की थी? क्या वो एक भी पूरी हुई? किसी एक पर भी वो पूर्ण उतरे हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों का गहराई से अगर विश्लेषण होगा तो इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो अंधभक्त देखकर सुनकर भी समझते तो हैं, लेकिन बिदकते ज़्यादा हैं कि हमारे आका के लिए कोई कैसे बोल सकता है ऐसे। तो भाई उनको समझा लो, फिर ठीक से करें। तो हमारी तो उन्होंने सुनी नहीं, तुम्हारी सुनते हो तो तुम समझा लो, नहीं तो इनके दिन लद गए हैं, ये समझो। क्योंकि वो राहुल गांधी के को वो चाबी हाथ लग गई है और ये इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है, ये लिख लो आप। और जैसा कि कल, मैं इसको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जैसा कि कल मानसून सत्र समाप्त हो गया है 21 तारीख को, 21 अगस्त 2025 को, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है ये मोदी जी के सूर्यास्त होने का समय भी आरंभ हो गया है। ये क्योंकि अब जब कल का जो सिनेरियो उसमें लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह देखा गया, वहाँ जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जब मोदी जी लोकसभा में आए, और राज्यसभा में जब अमित शाह जी थे तो वहाँ तड़ी पार करके उन्होंने खूब नारेबाजी की। और ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो है ये बीजेपी के साथ चिपकता हुआ जा रहा है, जैसे कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला चिपक गया था कांग्रेस के साथ, और बीजेपी की सत्ता आने के बाद कभी उस पे कभी कोई आगे कुछ हुआ ही नहीं, वो सब के सब बरी छूट गए। और ना तो कांग्रेस ने आज तक उसको आगे कोर्ट में लेके गई कि भाई इन्होंने इतने बड़े आरोप लगाए थे, तो अब ये कैसे चुप बैठी है सरकार? इस बात को कभी भी कांग्रेस उठाती नहीं है। और इधर से ये है कि इनका अपना काम सध गया, क्योंकि इनको सत्ता मिल गई है, तो इनको क्या बेकार में वहाँ
अपना एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता है। इनका काम मूल मकसद था सत्ता, कांग्रेस से सत्ता छीनना। वो इनका सद गया 2G स्पेक्ट्रम करके घोटाला, इतने 1,75,000 करोड़ न जाने कितना कितना बढ़ा चढ़ा करके वो CAG की रिपोर्ट ले लेके आते थे और वो चीज़ें इनके कांग्रेस के चिपक गई थी। ठीक वैसे ही आज के दिन राहुल गांधी वोट छोड़ गद्दी छोड़ की का जो नारा है वो बीजेपी के साथ चिपकाते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो कामयाब हो रहे हैं। और इसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा मेरे 2 पॉइंट है इसमें, मैं वो चीज़ आपको यहाँ बताना भूल रहा था, तो अभी बात करते करते मुझे याद आ गए। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा शून्य हमने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि कई लोगों के पास घर नहीं होता है। वो किसी रेलवे स्टेशन पर या कहीं बस स्टैंड पर या किसी फ्लायर के नीचे फुटपाथ पर कहीं होते हैं उनका, इसलिए उनका जो है ना पता शून्य रखा जाता है, लेकिन उनका वोट बना रहना चाहिए। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन इस पे काम करता है। बड़ी अच्छी बात है भाई, हम तो आपकी इस बात से कन्विंस हो गए, लेकिन हमें ये बताया जाए इस जीरो पते के कारण इसमें, क्योंकि फिर मीडिया में ये बात भी चली भाई जीरो FIR हो सकती तो जीरो पता क्यों नहीं हो सकता। तो मेरे को आज तक ये कभी सुनने में नहीं आया कभी कहीं किसी कोर्ट या किसी थाने के अंदर किसी का पता जीरो लिखा गया हो। अगर कहीं कोई क्राइम हुआ, कहीं कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, तो जो लोग सड़क पर मार दिए गए थे, किसी की BMW चढ़ी, किसी की मर्सिडीज चढ़ी और वो आज तक छुट्टे घूम रहे हैं, और वो जो फुटपाथ पर सो रहे थे तो उनके पते जीरो, मेरे को लगता नहीं कहीं जीरो पता उनका लिखा गया था कहीं। तो ये जीरो पता जो है वो ना तो किसी कोर्ट में आज तक शायद कहीं होगा कि ये फला आदमी को पुलिस ने वहाँ से पकड़ा और इसका जीरो पता है और इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए, या इसने ये दुर्घटना या इसने ऐसा कोई क्राइम किया है। ये तो एक हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ है जिस पर ना कांग्रेस आगे उस पर बात कर पाई और ना ही नक्सल मीडिया ना ही गोदी मीडिया, कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन किसी के बाप का भी नाम रखने लग गया क्या? EFGTP फलाना पर, वो कितने सारे उसने राहुल गांधी जी ने वो दिखाए वहाँ पर, उसके बाप का नाम AERGPT पता नहीं क्या क्या वो ऐसे करके उनके बाप का नाम लिखा होता। ये किस आधार पर है? ये चुनाव आयुक्त तो क्यों नहीं बता पाए कि ये किस आधार पर रख दिए उनके नाम? एक तरफ आप कहते हैं कि हम 45 दिन से ज़्यादा किसी का वीडियो हम दे नहीं सकते क्योंकि किसी की प्राइवेसी निजता का हनन हो सकता है, किसी की बहन का, बेटी का, किसी की पत्नी का, किसी की माँ का, वो हम वीडियो नहीं दे सकते। तो ऐसे में फिर ये वीडियो जो किसी के बाप का नाम आप रख रहे हैं, ये किसके चरित्र पर आप उंगली उठा रहे हैं? उस माँ के ऊपर, उस इलेक्ट्रल है जिसके बाप का नाम आप ये नामकरण कर रहे हैं, उसकी निजता का ख्याल रखा आपने? आप कौन होते हैं किसी के बाप का नाम EFTPT करने वाले? ये एक गंभीर विषय था और ये चीज़ किसी ने नहीं पकड़ी और ये चीज़ रखनी चाहिए थी। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो मैंने जो पकड़ा है वो ये है, अगर जीरो एड्रेस लिख रहे हैं, आपने इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, हमने भी उनकी अच्छी भावना की कदर करते हुए हमने भी उसको मान लिया, लेकिन प्रश्न तो यहाँ दूसरा ये भी खड़ा होता है ना कि वो 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो 2 करोड़ लोगों को घर दिए गए थे वो किन को बांट दिए गए? कहाँ गए वो घर? अगर ये लोग अभी भी जीरो एड्रेस पे लिए घूम रहे हैं तो वो 2 करोड़ घर किसको दे दिए? केवल पसमानदा को या अपने अंधभक्तों को? ये जीरो का उनका हट सकता था ना उनका, अगर वो 2 करोड़ लोगों में अगर ये लोग शामिल होते तो, जिनको जीरो पते लिखे जा रहे हैं। और ये अभी तो एक विधानसभा का उन्होंने महादेवपुरा
कर्नाटका की सीट का उन्होंने जिक्र किया था उन्होंने। ये तो देश की और कितनी विधानसभा में इस तरह के शून्य जो निकल के आएंगे एड्रेस, उनका तो आप सोचो कितने होंगे वो। हमें तो समझ नहीं आती इलेक्शन कमीशन है या ये, लेकिन ये है कि ज्ञानेश कुमार ने, मेरा इसमें ये मानना है, देश में दो ही चोर, मैंने अपने थंबनेल में मैं यही लिखने जा रहा हूँ, देश में केवल दो ही चोर, एक की पहले से हालत पतली चल रही थी और दूसरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर हो गया जिसका नाम ज्ञानेश कुमार। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता साथियों, जिसको राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया है और अब वो इसको देश में ले जाने का काम कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने बिहार से कर दी है और वहाँ वो इसको अच्छे से इसको लोगों को समझा पाने में सक्षम दिख रहे हैं, बशर्ते ये शुरुआत उनकी बिहार में ही दम ना तोड़ जाए। भले ही वहाँ हार मिले या जीत कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको राहुल गांधी जी को पूरे देश में लेकर के जाना चाहिए आगे। ये यही दम नहीं तोड़ने चाहिए। अगर बेशक अगर किसी कारणवश ये ज्ञानेश कुमार टाइप के जो लोग यहाँ बैठे हैं और वहाँ बिहार में आपकी मेहनत पर अगर ये पानी फेर भी देते हैं उस स्पेशल मशीन से, तो भी राहुल गांधी को वहाँ रुकना नहीं चाहिए। ये बीड़ा उठाया है तो इसको पूरे देश में लेकर के घूमना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये षड्यंत्र बहुत गहरा है, आप सोच नहीं सकते ये कितने बड़े गहरे षड्यंत्र के साथ आज हम साथ जी रहे हैं इस देश में। खैर चलो, एक दूसरी जो पीपीटी राहुल गांधी जी ने जो दी थी, उसी का एक पार्ट उनसे छूट गया था, लेकिन वो तो था माधेपुरा में, लेकिन ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, मैं SIR बिहार 2025 की बात कर रहा हूँ, इसमें इसकी एक पीपीटी की तरह मैं उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और उसकी समय पर, उसकी कार्य प्रणाली पर इलेक्शन कमीशन की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरा उस वीडियो को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। वो राहुल गांधी ने अगर माधेपुरा की एक सीट का खुलासा किया था तो SIR के विषय में भी आप उस एटम बम से कम नहीं पाएंगे। ये SIR का एटम बम होगा ये। खैर, मैं राहुल गांधी के समकक्ष की मैं अपनी तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ मैं जो कर पा रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने घर पर बैठकर कर सकता है। उसका खुलासा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर, कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। ये हमारी पंच लाइन है, इसको आप मैं हमेशा अपने उसमें बोलता हूँ। तो साथियों, आपको कुछ तर्क इसमें ठीक लगते हो, चीज़ें जोड़ने की हैं, मैं कोई ऐसा कोई वो नहीं हूँ, चीज़ें जोड़ करके देखो, अनभक्ति में मत डूबो। अगर आप किसी पार्टी के प्रति आप वफादार हैं, आप अच्छी चीज़ों के लिए उसका वफादार हो, उन चीज़ों के लिए वहाँ वफादारी दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है, ना किसी को गाली गलौज करने का कोई फायदा है। वहाँ उस पार्टी का जो सर्वे सर्वा है वो किस दिशा में चल रहा है, उस पर नज़र बना कर रखिए। अगर आप उसको वोट दे रहे हैं तो उससे प्रश्न करने की भी हिम्मत बनाइए, थोड़ी सी हिम्मत करिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये देश की बात है, देश के खिलाफ बात जा रही है। खैर चलो, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मोदी जी जिस तरह से हताशा भरी बातें करने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने कल कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे युवा नेता हैं, उनको राहुल बोलने नहीं देते। उनके मुख से राहुल पहली बार निकला होगा शायद, मैंने कभी उनके शहजादा से अलावा उनका कोई नाम उनको कभी उनके मुख से सुना नहीं था, बल्कि वो किसी देश के किसी भी जिससे वो नफरत करते ना, किसी भी नेता से, उसका तो नाम कभी भी नहीं लेते।
केजरीवाल का कभी नाम लिया? कितने लोगों को उन्होंने, वो नाम नहीं लेते थे, लेकिन अब उनके मुख से ये निकलने लगा। अब फिर किसानों का नाम निकला दोबारा से, किसानों को पीछे जाके छुपने की बातें दोबारा से आने लगी उनके मुख से। मैं किसानों का कोई बुरा नहीं कर सकता, मैं ये उनकी आय दुगनी नहीं कर पाया, मुझे दुख है इस बात का। ये छुप रहे हैं अभी, इनके पिटारे में सब कुछ खत्म हो गया। 2047 की बीमारी लेकर आए थे कि उस बीमारी का इलाज है वोट छोड़ गद्दी छोड़। बिल्कुल सही पकड़ा है राहुल गांधी ने, डोज है ये 2047 की बीमारी का उपचार, वोट छोड़ गद्दी, वोट चोर गद्दी छोड़। परफेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।